बस हो गया। नमस्कार प्रिय बच्चों, आज आपके सामने जो है 10th ए और बी के बच्चे जो हैं हिंदी के अंदर हम गद्य की विधाओं के बारे में पढ़ रहे थे। जो शेष गद्य की विधाएँ हैं उसके अंदर आज हम चर्चा करेंगे जीवनी के बारे में। जीवनी जो है जीवन से जुड़ी घटनाएं उसमें होती हैं। ये एक महत्वपूर्ण विधा है गद्य की। इसमें किसी महापुरुष या विख्यात व्यक्ति के जीवन की घटनाओं और उसके क्रियाकलाप के गुणों का आत्मीयता, औपचारिक और गंभीरता से व्यवस्थित रूप में किया जाता है। इसमें व्यक्ति के जीवन से जुड़ी छोटी से बड़ी बातों का वर्णन इस प्रकार से किया जाता है कि पाठक के उसके जीवन से जुड़ी बातों के बारे में परिचित हो जाता है। और जीवनी में प्राय उन जगहों के बारे में विशेष बल होता है जिसके द्वारा प्रेरणा ग्रहण करके पाठक अपने जीवन को अधिक उन्नत बनाने में समर्थ हो सके। हिंदी के जीवनी साहित्य को समृद्ध बनाने में गुलाब राय, रामनाथ सुमन, डॉक्टर रामविलास शर्मा, अमृत राय आदि उल्लेखनीय हैं। अगला है आत्मकथा। आत्मकथा भी गद्य की एक विधा है जो जीवनी के समान बहुत ही लोकप्रिय है। जब लेखक अपने जीवन से जुड़ी घटनाओं को पाठकों के सामने रखता है तो ये एक संस्मरणात्मक होती है। लेखक अपने जीवन की विभिन्न परिस्थितियों और दशाओं को अपने मानसिक और भावनात्मक विकास की कहानी कहता है। इसका वर्णन जीवन काल की पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि से भी होता है। वह अपने जीवन में घटी महत्वपूर्ण मार्मिक घटनाओं का भी वर्णन प्रस्तुत नहीं करता, वरन अपने जीवन में पड़े हुए विभिन्न प्रभावों को भी उल्लेख करता है। महान पुरुषों द्वारा लिखी गई आत्मकथा पाठकों का मार्गदर्शन करती है, उन्हें प्रेरणा भी देती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की आत्मकथा इस दृष्टि से महत्वपूर्ण कृति है। साहित्यिक कथाओं में आत्मकथाओं में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी, पांडे विजय शर्मा उग्र की कृतियाँ उत्कृष्ट मानी गई हैं। अगली गतिविधि है रेखा चित्र। रेखा चित्र भी एक गद्य की विधा है। रेखा चित्र शब्द अंग्रेजी के स्केच शब्द का हिंदी अनुवाद है। इस दो शब्दों से रेखा और चित्र के सहयोग से बना है। इसमें शब्दों के कलात्मक रेखाओं के द्वारा किसी वस्तु अथवा घटना के आंतरिक स्वरूप, आंतरिक माने अंदर के स्वरूप का चित्र, शब्द चित्र इस प्रकार व्यक्त किया जाता है कि पाठक के हृदय में उसका एक सजीव, यथार्थ, असली चित्र सा अंकित हो जाता है। और इस विधा में इस प्रकार चित्रकार तूलिका रंगों के माध्यम से किसी सजीव चित्र का निर्माण करता है। उसी प्रकार रेखा चित्रकार जो शब्दों के द्वारा ऐसा भावपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है कि उसकी वास्तविक संवेदना को मूर्त रूप प्रदान करने में सफल होता है। इस प्रकार से सफल रेखा चित्र की रचना के लिए सूक्ष्म पर्यवेक्षण, विचार, तत्व, भावना और कल्पना की आवश्यकता होती है। रेखा चित्र कहानी तथा निबंध के बीच की एक गद्य विधा है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि रेखा चित्र का आकार निबंध से छोटा होता है। इसमें महादेव वर्मा, अमृत राय, प्रकाश चंद्र गुप्त आदि अच्छे रेखा चित्रों का सृजन किया है। संस्मरण। संस्मरण अगली गद्य की विधा है। संस्मरण का अर्थ है सम्यक स्मरण, अर्थात संस्मरण में लेखक अपने अनुभव की हुई वस्तु अथवा घटना का आत्मीयता कलात्मक रूप से प्रस्तुत करता है। इसका संबंध किसी महान पुरुषों से होता है। लेखक जब अपनी अपेक्षा उस व्यक्ति को अधिक महत्व देता है जिसका वह संस्मरण लिखता है, उसमें किसी विशिष्ट व्यक्ति का स्वरूप, आकार, प्रकार, स्वभाव, भावभंगिमा, व्यवहार, जीवन के प्रति दृष्टिकोण, अन्य व्यक्तियों के द्वारा संबंधित बातचीत आदि सभी का वर्णन विश्वसनीय रूप में आत्मीयता के साथ वर्णन करना होता है। रेखा चित्र में किसी चरित्र का कलात्मक चित्र प्रस्तुत नहीं किया जाता, किंतु संस्मरण में किसी के चरित्र का यथा तथ्य रूप प्रदर्शित किया जाता है। हिंदी के प्रमुख संस्मरण लेखकों में श्रीनारायण चतुर्वेदी, बनारसी दास चतुर्वेदी, पदम सिंह शर्मा उल्लेखनीय, साथ ही साथ हरिभाव उपाध्याय, आचार्य द्विवेदी जी के संस्मरणात्मक निबंध भी इस निबंध के रूप में प्रस्तुत
संकलन में रखा गया है। अगली गतिविधि है 10वीं, यात्रा साहित्य। यात्रा साहित्य ये भी गद्य की रोचक और मनोरंजन प्रधान विधा है, जिसमें लेखक विशेष स्थलों की यात्रा का सुंदर वर्णन इस प्रकार से करता है जो पाठक उन स्थलों की यात्रा करने में समर्थ न हो, वे उसका मानसिक आनंद उठा सके और घर बैठे ही उस स्थानों के प्राकृतिक दृश्यों के, निवासियों के आचार विचार, खान पान आदि के बारे में जान सकें। लेखक अपनी यात्रा में प्राप्त किए हुए आनंद उस बात को पाठकों तक पहुंचा सके। इसमें लेखक अपनी यात्रा के कठिन संबंधों और उपलब्धियों का भी वर्णन करता है। इस दृष्टि से यात्रा साहित्य लिखने वालों में राहुल सांकृत्यायन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञ, देवेंद्र सत्यार्थी, डॉक्टर नागेंद्र यशपाल और विनय मोहन शर्मा उल्लेखनीय हैं। अगली गतिविधि है भेंट वार्ता। भेंट वार्ता हिंदी में भेंट यानी चर्चा, विशेष परिचर्चा, साक्षात्कार और इंटरव्यू शब्द से प्रचलित है। इंटरव्यू का शाब्दिक अर्थ है आंतरिक दृष्टिकोण। इस प्रकार भेंट वार्ता वह विधा है जिसके माध्यम से भेंटकर्ता किसी महान व्यक्ति के मन और उसके जीवन के प्रश्नों के झरोकों से झाँक कर उसके आंतरिक दृष्टिकोण को पाठक के समक्ष प्रस्तुत करता है। हिंदी में इस गद्य विधा के श्री गणेश करने का श्रेय बनारसी दास चतुर्वेदी को उन्होंने रत्नाकर और प्रेमचंद से भेंट करने के उपरांत उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में लिखा है। भेंट वार्ता वास्तविक भी होती है और काल्पनिक भी होती है। हिंदी में दोनों ही प्रकार की भेंट वार्ताएँ लिखी गई हैं। भेंट वार्ता लिखने वालों में पदम सिंह शर्मा, कमलेश की 2 भागों में प्रकाशित इसमें मिला, देवेंद्र सत्यार्थी की कला के हस्ताक्षर, रणवीर संगरा की सृजन की मनोभूमि नामक रचनाओं उल्लेखनीय। काल्पनिक भेंट वार्ता लिखने वालों में राजेंद्र यादव, चेखव एक इंटरव्यू और लक्ष्मी चंद्र जैन, भगवान महावीर एक इंटरव्यू उल्लेखनीय हैं। प्रभाकर माचवे, शिवदान सिंह चौहान, कैलाश कल्पित, रामचरण महेंद्र भी इस क्षेत्र में उन्होंने योगदान दिया है। अगली गतिविधि में हम देखेंगे पत्र साहित्य। जब लेखक अपने किसी मित्र या काल्पनिक परिचित व्यक्ति को अपने संबंध में अधिक किसी महत्वपूर्ण समस्या के संबंध में और उसकी सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखकर उचित आदर, सम्मान और स्नेह का भाव प्रकट करते हुए निजी तौर पर पत्र लिखकर भेजता है तो और उत्तर की अपेक्षा रखता है तो वह पत्र साहित्य का सृजन करता है। पत्र का अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द लेटर है। पत्र लेखन की प्रथा नवीन नहीं है, परंतु पत्र साहित्य हिंदी गद्य की नवीनतम विधाओं में से एक है। पत्र व्यक्तिगत भी लिखे जाते हैं और उनका प्रकाशन पत्र पत्रिकाओं में भी होता है। साहित्यिक दृष्टि से वे पत्र अधिक महत्वपूर्ण होते हैं जो प्रकाशनार्थ नहीं किए जाते, अर्थात उन्हें छापा नहीं जाता, वरन व्यक्तियों को व्यक्तिगत उनकी संपत्ति होती है। हिंदी साहित्य में पत्र साहित्य के प्रकाशन का आरंभ द्विवेदी युग में हो गया था, जब महात्मा गांधी जी ने, मुंशी राम जी ने स्वामी दयानंद जी से संबंध पत्रों का संकलन 1904 में किया था। साथ ही साथ छायावाद युग में रामकृष्ण आश्रम देहरादून से विवेकानंद पत्रावली का प्रकाशन किया गया था। छायावाद उत्तर युग में पत्र साहित्य के संकलन और प्रकाशन की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कार्य हुए। इस क्षेत्र में बैजनाथ सिंह विनोद द्वारा संकलित द्विवेदी पत्रावली 1954 और बनारसी दास द्विवेदी द्वारा संकलित पदम सिंह शर्मा के पत्र 1956 और वियोगी हरि द्वारा बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र 1971 तथा हरिवंश बच्चन के द्वारा पंत के 2 पत्र बच्चन के नाम और 1971 ये उल्लेखनीय पत्र संकलन हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पत्र साहित्य भी एक गद्य की नई विधा है। अगली गद्य विधा है डायरी। डायरी अंग्रेजी का शब्द है। यह लैटिन भाषा के
शब्द डायस से बना है। डायस शब्द संस्कृत के दिवस शब्द का समानार्थक है। डायरी लेखन के पर्यायवाची शब्द दैनिकी, रोजनामचा, दैनंदिनी आदि नाम हैं। डायरी का प्रमुख आकार कुछ पंक्तियों के तक ही सीमित हो सकता है और कई पृष्ठों तक भी ये स्वतंत्र रूप से लिखी जा सकती है। डायरी लेखन का प्रारंभ 1930 के आसपास हुआ। नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ को प्रथम डायरी का लेखक माना जाता है। उनकी डायरी नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ की जेल डायरी प्रकाशन के साथ ही हिंदी में डायरी लेखन कला का उदय हुआ। घनश्याम दास बिड़ला द्वारा लिखित डायरी के पन्ने, सुंदरलाल त्रिपाठी द्वारा लिखित दैनंदिनी और धीरेन्द्र शर्मा द्वारा लिखित मेरी कॉलेज डायरी जैसी गिनी चुनी रचनाएं हैं। हीराचंद जोशी, रामदास दिनकर, शमशेर बहादुर आदि प्रमुख डायरियां लिखने वाले लेखक हैं। साथ साथ मोहन राकेश भी और लक्ष्मीकांत वर्मा, नरेश मेहता, अजीत कुमार, प्रभाकर माछी भी उल्लेखनीय हैं। अगली गतिविधि हम पढ़ेंगे रिपोर्टाज। रिपोर्टाज मूलतः फ्रांसीसी शब्द है और अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द का हिंदी और साहित्यिक पर्यायवाची माना जाता है। रिपोर्टाज में किसी घटना का इस प्रकार वर्णन किया जाता है कि पाठक उससे प्रभावित हो जाता है। लेखक के अपने पढ़ने विषय का पूर्ण ज्ञान होता है। इस प्रकार लिखता है जो कुछ लिखा जा रहा है मानो आंखों देखा हो। उसमें कुछ महत्वपूर्ण घटना और पाठकों की विशेषताओं का निजी और सूक्ष्म निरीक्षण के आधार पर मनोवैज्ञानिक विवेचन होता है। इसकी शैली विवरणात्मक और वर्णनात्मक होती है और इसमें लेखक प्रतिपाद विषय को सरलता और सरसता से पाठक को हृदयंगम कराने में सफल हो जाता है, अर्थात उसे याद समझाने में कामयाब हो जाता है। इस गद्यविधा के प्रमुख जो हैं विष्णु प्रभाकर, प्रकाश चंद्र गुप्त, प्रभाकर माचवे आदि अच्छे रिपोर्टाज लेखक हैं। गद्य की अगली विधा आलोचना है। आलोचना का शाब्दिक अर्थ है किसी पदार्थ, तथ्य, वस्तु परख सही रूप में करना, उसे भली प्रकार से देखना और किसी वस्तु के गुण दोष प्रकट होते हैं, इसलिए किसी साहित्यिक रचना को भली प्रकार से उसके गुण दोष को प्रकट करना, उसकी आलोचना करना कहलाता है। यद्यपि भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय में अनुदित पुस्तकों की समीक्षाएं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी थी। कालिदास की निरंकुशता में द्विवेदी जी के गुण दोष दिखाई देने वाली शैली में भाषा व्याकरण के दोनों संग्रहों को किया गया है। इसी युग में मिश्र बंधुओं ने भी हिंदी नवरत्न नाम से एक आलोचनात्मक निबंध प्रकाशित किया था। इस विधा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी एक श्रेष्ठ आलोचक हुए। उन्होंने अपनी मौलिक प्रतिभा से साहित्य के सभी अंगों का सैद्धांतिक विवेचना, एक साहित्यिक शास्त्र का निर्माण किया। बाबू श्याम सुंदर दास ने अपनी पुस्तक साहित्यालोचन और पद्मलाल पुन्नेलाल ने विश्व साहित्य में विश्व के साहित्य, मुख्यतः अंग्रेजी साहित्य का गंभीरता से विवेचन प्रस्तुत किया। प्रगतिवादी युग में के प्रमुख आलोचकों में शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, डॉक्टर रामविलास शर्मा, नरेंद्र शर्मा, अमृत राय, शमशेर बहादुर आदि हैं। हीराचंद जोशी आगे एक सीमा तक नलिनी विलोचन शर्मा आदि मनोविश्लेषणात्मक आलोचना के प्रमुख लेखक हैं। और नई कविता में डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर जगदीश गुप्त, श्री लक्ष्मीकांत वर्मा आदि महत्वपूर्ण हैं। तुलनात्मक समीक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर नागेंद्र नंद दुलारे वाजपेयी भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आज हिंदी का विकास अलग अलग क्षेत्रों में हो रहा है। साहित्य संदेश, सरस्वती संवाद, आलोचना, समालोचक आदि पत्र पत्रिकाएं भी इस दिशा में पर्याप्त सहयोग कर रही हैं
और गद्य की अंतिम विधा है गद्य काव्य। गद्य और तथा काव्य के बीच की विधा है जिसमें गद्य के माध्यम से किसी भावपूर्ण विषय की काव्यात्मक अभिव्यक्ति होती है। इसका गद्य भी सामान्यतः गद्य से अधिक सरस, भावात्मक और अलंकृत संवेदात्मक संगीतात्मक होता है। इसमें लेखक अपने हृदय की संवेदनाओं को व्यक्त कर इस प्रकार से करता है कि पाठक उसे पढ़कर रस में हो जाता है और इसमें विचारों की अभिव्यक्ति लेखक का अधिक ध्यान रहता है। ये निबंध की अपेक्षा संक्षिप्त और वैयक्तिक और एक तथ्यता दिए हुए होती है। इसका ध्येय यानी इसका उद्देश्य निश्चित होता है। इसमें केवल एक केंद्रीय भाव की प्रधानता होती है। इसकी शैली चमत्कारपूर्ण और कवित्वपूर्ण होती है। हिंदी गद्य के काव्य लेखकों में वियोगी हरि और राय कृष्ण दास, रामकृष्ण बेनीपुरी का नाम उल्लेखनीय है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने जो है हिंदी के में गद्य साहित्य का इतिहास का संक्षिप्त परिचय हमने जाना और ये आपको गद्य की विधाओं से जुड़े हुए क्वेश्चन पेपर में आते हैं और उनसे जुड़ी रचनाएं भी आती हैं, तो इसलिए आप इनसे ध्यान से समझ लेंगे। और जो कॉपी बनाई है आपने उस कॉपी के अंदर शुरू के पेजों में आप एक पाठ का नाम डाल के ये जो अभ्यास दिया हुआ नीचे इससे जुड़े हुए प्रश्न आपको दिए जाएंगे, तो आप उसे कर लेंगे, ठीक है। और ये आपको लिंक भेजा जाएगा कि भाई आपको काम भेजा जा रहा है, तो आप जो आज इस गद्य की विधाओं को ध्यान से पढ़ेंगे और ये गद्य साहित्य का इतिहास का जो पार्ट है ये कंप्लीट हो गया है रीडिंग में, और जो इसका अभ्यास कार्य है वो आपको अगले उसमें भेजा जाएगा। इसमें कुछ नीचे लघु उत्तरीय प्रश्न दे रखे हैं, उनके उत्तर आपको भेजे जाएंगे, आप उन्हें कॉपी में कर लेंगे। यदि किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप बच्चा विद्यालय में आके इस विषय से संबंधित पूछ सकता है। धन्यवाद, थैंक यू।